देखो मैक्स मूलर जो थे वो एक्चुअल में जर्मनी में जन्म लिए, पर बाद में चले आए इंग्लैंड। अच्छा। और यहीं ब्रिटिश एम्पायर में रहने लगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने लगे। अब क्या होता है दरअसल कि जो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, वो बाइबल को मानता है और बाइबल के अकॉर्डिंग जो है सो कहा जाता है कि ईसा के 4000 वर्ष पहले, 4000 BC पहले अर्थ बना और यूनिवर्स अस्तित्व में आया। ठीक है, तो अब जब ये बात कहते हैं ये लोग, तो मैक्स मूलर भी जो थे सो इसी बाइबल की थियोरी पे विश्वास करते थे और वो भी कहना चाहते थे कि इन्हीं 4000 वर्षों में, ईसा के 4000 वर्ष पहले तक में सब कुछ समेट दिया जाए। अब क्या होता है कि दुनिया भर में चूँकि क्रिश्चियनिटी पता करना चाहती है कि आखिरकार सबसे पहला बुक कौन सा लिखा गया या सबसे पहले धरती पे कौन लोग आए थे। ठीक है, जैसे कि ईसा, मूसा और बाद में इनका अल्लाह, ये मोहम्मद साहब का भी नाम आता है कि मोहम्मद साहब बोलते हैं कि मेरे पहले और कोई जो लोग भी आए थे लेकिन मैं लास्ट पैगंबर हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि देवतावाची यानी कि थियोलॉजी की तलाश में वो लोग भारत में आने लगे। 1786 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ पे ये लोग काम करने लगे लैंग्वेज पे काम किया इन्होंने और ये कहा कि संस्कृत लैंग्वेज जो है प्राचीन लैंग्वेज है। ठीक है, और न केवल प्राचीन है, वो क्या करता है वेस्टर्न जो लैंग्वेज है उसके साथ साम्य रखता है, मतलब उसी की तरह है। तब इससे स्टार्ट हुआ हमारा कि हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि मैक्स मूलर चाहते हैं कि हम इन्हीं 4000 वर्षों में सब कुछ समेट दें। अब जो है दुनिया भर में ये बात उठती है कि ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो है यानी बुक जो है वो है ऋग्वेद। अब दुनिया में सबसे पहली बार जो ये पता करने का काम किया गया कि वेद कब लिखे गए, ये काम करते हैं हमारे मैक्स मूलर साहब। ये पता करना चाहते हैं कि आखिर वेद कब लिखे गए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि भारत में इतिहास कभी भी नहीं लिखा गया सही से। दूसरी बात वो कहते हैं कि भारत में डेट, ईयर की कोई फिक्स परंपरा नहीं रही है। अब क्या करते हैं कि इसके लिए वो मानते हैं कि दो चीज़ें हिस्ट्री में फिक्स है। पहला है सिकंदर का आक्रमण, और दूसरा चीज़ फिक्स है वो है बुद्ध का टाइम। इन्हीं दोनों के आधार पे वेद का टाइम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो एक भाषा शास्त्री थे, वो कहते हैं कि 200 साल के गैप में एक तरह के बुक लिखे जा सकते हैं। अब देखो, बुद्ध का समय माना जाता है 6th सेंचुरी BC। ठीक है, अब ये इसी बुद्ध के समय को मानते हैं कि बुद्ध के समय तक जो भी हमारे सूत्र साहित्य थे, मतलब कि वेदांग थे, वो लगभग डेवलप हो चुके थे या डेवलप हो रहे थे और हमारे जो वेदांत यानी हैं ले जाए। अब देखो, जब वेदांत
साहित्य लिखे जा चुके। तो अब है कि सबसे पहले हमारा जो है ट्रेड में आता है कि वेद यानी कि संहिता, फिर आता है उसकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण, फिर आता है आरण्यक, और फिर आता है उपनिषद, और इसी क्रम में हम अंतिम साहित्य देखते हैं, वो है वेदांग, जिसकी संख्या है 6। अब देखो, अब हम लोग नीचे से चलते हैं कि वो कहते हैं कि 6th सेंचुरी BC में जा चुका होगा उपनिषद और सूत्र साहित्य। ठीक है, तो वो ऐसे काल मानते हैं। देखो, पहले हो गया हमारा सूत्र काल नीचे, जो कि मान लो 600 BC से 200 BC। उसके ऊपर में अगर हम आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा आ जाता है ब्राह्मण काल, जो एक्सप्लेनेशन है वैदिक कर्मकांड का, जो कि हो गया 800 BC से 600 BC। उसके और ऊपर का 200 साल अगर हम मान लें, तो कहते हैं कि मंत्र काल, जो कि ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि रिटन फॉर्म में वेद के मंत्र लिखे जा रहे थे उस समय, जो कि हो गया तुम्हारा 1000 BC से 800 BC। और 200 साल का हम गैप लेते हैं, जिस समय में वो छंदकाल यानी कि सिर्फ ओरल फॉर्म में रहा होगा, लोग गाते होंगे। छंद का मतलब ही होता है गाना, गे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है 1200 BC से 1000 BC। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे ये जान गए कि एक्चुअल में काल निर्धारण कैसे किया गया। फर्स्ट टाइम था इतिहास में जबकि ये काम किया गया कि वेद एक्चुअल में कब लिखे गए। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है कि क्योंकि मैक्स मूलर बहुत फेमस आदमी है हमारे लिए, और एक भवन है जिसका नाम है मैक्स मूलर भवन, उन्हीं के नाम पे है, जहाँ जर्मन सिखाया जाता है। ये मैक्स मूलर के बारे में थोड़ा और जान लो, तो ये जो थे सो यूजीन बर्नॉफ के शिष्य थे। यूजीन बर्नॉफ फेमस आदमी माने जाते हैं। इनके 2 शिष्य फेमस रहे हैं, पहले रहे हैं रॉथ और दूसरे मैक्स मूलर। रॉथ और मैक्स मूलर दोनों से सीख के एक फेमस आदमी हुए हैं जिनका नाम है मैकडोनल्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हालांकि रॉथ के बहुत सारे शिष्य हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैकडोनल्ड बहुत फेमस हुए हैं। इनका बुक भी भारत बहुत फेमस है। अब देखो, मैक्स मूलर ने भी बहुत कुछ लिखा है और भारतीय साहित्य में इनका योगदान रहेगा। खासकर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया 6 खंड में, अपने स्टार्ट के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, जब यूजीन बर्नॉफ के शिष्य थे। हालांकि ये मैक्स मूलर जो है ये बॉब के भी शिष्य रहे हैं मेरे ख्याल से। अब देखो, ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन 6 खंड में लिखा किया इन्होंने सायन भाष्य के अकॉर्डिंग। वो कहते थे कि सायन को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, सायन के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे, बिकॉज सायन भारत में बहुत प्राचीन हुए हैं और उनका जो भाष्य है वो अच्छा रहा है, कर्मकांड की दृष्टि से, यज्ञ की दृष्टि से ही सही, अंधे की लाठी की तरह। दूसरा बुक इनका जो फेमस रहा है वो रहा है सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट। ये 50 खंड में है, 50 वॉल्यूम है इसका। और देखो, और भी इनका फेमस बुक रहा है, जैसे कि इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बुक लिखा है जो कि है तुम्हारा संस्कृत साहित्य का
दरअसल इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ये जो है ब्रह्म समाज और रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे, तो उनके ऊपर भी इनका बहुत सारा एस्से है, रचना है। अब देखो उसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि एक लेक्चर सीरीज हुआ था, जिफर्ड लेक्चर, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में हुआ था। वहाँ पे दरअसल लेक्चर का एक सीरीज़ था, एक बंच था, जिसमें क्या हुआ कि सबसे पहले वो लोग बात करते हैं नेचुरल रिलीजन की, उस पर सीरीज चलती है। फिर नेचुरल रिलीजन के बाद चलता है फिजिकल रिलीजन का, और यही फिजिकल रिलीजन का जो सीरीज़ था उसमें वो कहते हैं कि वेदों का काल हम पता नहीं कर सकते हैं कि वो कब हुआ, 10,000 BC हुआ या 6,000 या 4,000, हम लोग उसका पता नहीं कर सकते हैं। तो जिफर्ड लेक्चर का ये जो फिजिकल रिलीजन वाला जो सीरीज है, फिजिकल रिलीजन वाला लेक्चर जो है वो इसके कारण फेमस है। फिर तीसरा इनका उसी लेक्चर सीरीज में था एंथ्रोपोलॉजिकल, और चौथा जो था तुम्हारा वो था थियोसॉफिकल। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग अब एट लास्ट देखते हैं कि दरअसल मैक्स मुलर जो हैं कंक्लूजन में, कि मैक्स मुलर भारतीय साहित्य के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा काम किए जी। उन्होंने क्या किया कि इतने सारे बुक्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। ऋग्वेद 6 वॉल्यूम में ट्रांसलेट किया। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट में उन्होंने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया, उसको सुरक्षित रखने में हेल्प किया कि अभी तक वो सुरक्षित है। तो हम इन सब मुद्दों को देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, मैक्स मुलर क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, नो डाउट। और उन्होंने अपना जो पत्र लिखा है, बहुत सारा जो लेटर लिखा है अपनी पत्नी को या अपने परिवार वालों को या एडमिनिस्ट्रेशन वाले को, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहिए, जिसके लिए हम क्या करें कि भारतीय ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और उस ट्रांसलेट करने के अलावा हम भारतीय संस्कृति को क्रिश्चियनिटी के समीप लाएं। लेकिन फिर भी अब के समय में लोग उनका विरोध कर सकते हैं, पर उन्होंने जो संस्कृत के लिए काम किया, खास करके उनका जो ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन और सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट जो 50 वॉल्यूम में है, उसके लिए उनको याद रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ जिसके लिए याद रखा जाएगा वो ये है कि उन्होंने इस कालगणना का प्रथम प्रयास किया, जिसके बाद भारतीय और अन्य पाश्चात्य विद्वान जो हैं और ज़्यादा काम करने लगे। इनके अंदर बहुत सारा टैलेंट था। स्टार्ट में वो जो थे सो संगीतकार थे। अच्छा। इनके पिता संगीतकार थे, तो ये भी संगीत में रुचि रखते थे। बाद में ये भाषा विज्ञान पे काम करने लगे। कुछ समय तक इनको देव विज्ञान, जैसे कि तुम कह सकते हो कि देवता संबंधित नॉलेज जो होता है, कि जैसे ज्यूज हो गए, देव हो गए, ठीक है, जुपिटर हो गए, ठीक है, तो वहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर में जो लोग देवता फेमस थे उस पे काम किया इन्होंने। एक थियरी इन्होंने दिया हेनोथीज़म। क्या है हेनोथीज़म? है दरअसल सर्वेश्वरवाद, जिसमें कहा जाता है कि ऋग्वेद में जब किसी देवता की उपासना की जाती है, बात की जाती है, तो वहाँ पे उस देवता को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है। जैसे हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो हम बोलते हैं सूर्य ने ही सृष्टि की रचना की, सूर्य ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं फिर विष्णु की पूजा करते हैं तो हम विष्णु को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में उनके हिसाब से ऋग्वेद स्टार्ट हुआ था किससे? प्रकृति की पूजा से। और उस प्रकृति के उन तत्वों को हम पूजते पूजते जब जिसकी पूजा करने लगे उसको हम सर्वश्रेष्ठ बता देते थे। ये सर्वेश्वरवाद का उनका अपना एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो है मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। इन्होंने बाकायदा स्टार्ट के दिनों में अपने साइंस, मैथ, इन सब का भी ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया था। और ख़ास करके व्याकरण के क्षेत्र में और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ये जो हैं सो अपना अलग स्थान और महान स्थान हमेशा रखेंगे। ये हमारे हैं मैक्स मुलर, जिनको भारतीय लोग प्यार से मोक्ष मुलर भी बोलते हैं।
ब्लूमफील्ड इसकी चर्चा अपने बुक में करते हैं। और जहाँ तक हमको याद है दयानंद सरस्वती इनको मोक्ष मूलर कहते थे। अच्छा। ठीक है, इनका ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस आदि से अच्छा संबंध बनता था। विवेकानंद भी इनके बारे में बात करते हैं। हालांकि बेचारे न घर के रहे न घाट के रहे, क्या हुआ कि इनको वहाँ पे कहा जाने लगा, मतलब उनके अपने देश में ब्रिटेन में जहाँ पे उनको नागरिकता मिल गई, कि आप जो है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैक्स मूलर कहाँ से थे? मैक्स मूलर जर्मनी में पैदा हुए, बाद में पढ़ने के दौरान चले गए ब्रिटेन। अच्छा। ठीक है, और भारत में भी वो आए, नागरिकता ब्रिटिश का लिया। बाद में ब्रिटेन की नागरिकता ले लिए और भारत में भी आए, क्योंकि वो काम कर रहे थे किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। तो अंततः बात यही होती है कि मैक्स मूलर न घर के रहे न घाट के रहे, वहाँ पे वहाँ की सोसाइटी उनको कहती है कि वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ काम किए हैं, वेद आदि के अध्ययन को प्रोत्साहित करके। और यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ के पंडित लोग जो हैं वो लोग कहते हैं कि मैक्स मूलर ने क्या किया कि वेदों का काल निर्धारण करने के दौरान उसको सिर्फ 1200 साल या 1000 ईसा के पूर्व बताया। ठीक है, 1000 या 1200 ईसा पूर्व, उससे पुराना है लेकिन। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने जिफर्ड लेक्चर में ये स्वीकार भी किया कि नहीं नहीं, पता है हम गलत भी हो सकते हैं, कि कब हुआ हमको नहीं पता। तो ये थे हमारे मैक्स मूलर साहब। ये फिर और किसी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे।